आईएसपीसीएस स्पाई के ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में भूगोल की क्लास 11 की एनसीईआरटी के चैप्टर 5 पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर को नहीं देखा तो मेरा सुझाव है आपको पहले उसे देख लेना चाहिए ताकि इस चैप्टर के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो सके। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आगे आपको बहुत कुछ नया और कॉन्सेप्ट बेस सीखने को मिलेगा। सर, हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में तो पिछले चैप्टर्स में समझा, पर मेरे मन में एक सवाल ना बार बार आ रहा है कि ये जो हमारी धरती की सतह है, ये एकदम प्लेन, एकदम सपाट क्यों नहीं है? मतलब कहीं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं इतनी गहरी घाटियां, ऐसा क्यों है? प्रिया, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। सच कहूं तो भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी की पूरी ब्रांच इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम पहले ये समझेंगे कि धरती की सतह आखिर है क्या। फिर हम उन दो ताकतों के बारे में जानेंगे, एक जो अंदर से काम करती है और दूसरी जो बाहर से, जो इसे लगातार आकार देती रहती हैं। इसके बाद हम अपक्षय और बृहद संचलन जैसी कुछ खास प्रक्रियाओं को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी पहेली को समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, वो एकदम स्थिर नहीं है, वो शांत नहीं बैठी है, वो डायनामिक है। मतलब उसमें लगातार हलचल होती रहती है। कभी वो ऊपर उठती है, कभी नीचे धंसती है, तो कभी अगल बगल खिसकती है। हाँ, ये बात और है कि आज ये गति बहुत धीमी लगती है, पर पृथ्वी के इतिहास में ये बहुत तेज भी रही है। असल में हमारी धरती की सतह ना दो ताकतों के बीच एक जंग का मैदान है। एक ताकत है जो जमीन को ऊपर उठाकर पहाड़ बनाती है और दूसरी ताकत उसे लगातार घिसकर मिटाकर सब कुछ बराबर कर देना चाहती है। और ये हैं वो दो विरोधी ताकतें जिनकी मैं बात कर रहा था। एक है अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्सेस। ये वो बल हैं जो धरती के अंदर से पैदा होते हैं। इन्हें हम धरती के निर्माता या बिल्डर्स कह सकते हैं, क्योंकि यही पहाड़ पठार जैसी बड़ी बड़ी आकृतियां बनाते हैं। दूसरी तरफ हैं बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो धरती की सतह के ऊपर काम करते हैं और अपनी सारी ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। इनका काम है इन ऊंची नीची आकृतियों को काटना, छांटना, घिसना और समतल करना। इस पूरी समतल करने की प्रक्रिया को ग्रेडेशन कहते हैं। तो जब तक इन दोनों के बीच ये खींचतान, ये जंग चलती रहेगी, हमारी धरती की सतह ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ बनी रहेगी। चलिए पहले इन निर्माताओं यानी अंतर्जनित बलों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये वो ताकतें हैं जो धरती के अंदर से काम करती हैं और सतह पर बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतनी जबरदस्त शक्ति आती कहां से है। देखिए, पृथ्वी के अंदर इस जबरदस्त ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला, रेडियोधर्मी क्रियाएं। धरती के अंदर यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्व मौजूद हैं और जब ये टूटते हैं तो इनसे भारी मात्रा में गर्मी निकलती है। दूसरा है घूर्णन और ज्वारीय घर्षण। मतलब पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण उसे खींच रहा है, उससे भी घर्षण पैदा होता है और ऊर्जा बनती है। और तीसरा, जब हमारी पृथ्वी अरबों साल पहले बनी थी तो वो एक आग का गोला थी। वो शुरुआती गर्मी आज भी पृथ्वी के कोर में मौजूद है। यही सारी ऊर्जा मिलकर प्लेटों को हिलाती है, ज्वालामुखी लाती है और पहाड़ों को जन्म देती है। सर, किताबों में एक शब्द आता है पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म। इसका ठीक मतलब क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसके अंदर वो सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं जो हमारी धरती की परत यानी क्रस्ट को हिलाती हैं, उसे ऊपर उठाती हैं या उसका निर्माण करती हैं। आसान भाषा में कहें तो बड़े बड़े महाद्वीपों का बनना या विशाल पर्वतों का खड़ा हो जाना, ये सब इसी का हिस्सा है। पटल विरूपण को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है ओरोजेनी, जिसका सीधा मतलब है पहाड़ों के बनने की प्रक्रिया, जैसे हमारा हिमालय पर्वत बना। दूसरा है एपिरोजेनी। इसमें किसी महाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा या तो धीरे धीरे ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है। तीसरा है भूकंप, जिससे हम सब परिचित हैं। इसमें अचानक से हलचल होती है। और चौथा है प्लेट विवर्तनिकी, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में विस्तार से पढ़ाई है। ये सब मिलकर हमारी धरती की सतह को वर्तमान स्वरूप देते हैं। अंतर्जनित बलों का दूसरा बड़ा रूप है ज्वालामुखीयता यानी वॉल्केनिज्म। इसमें धरती के अंदर की जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं, वो सतह की तरफ या सतह के ऊपर आ जाती हैं। जब ये मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो ज्वालामुखी पहाड़ और पठार जैसी आकृतियां बनती हैं। ये भी धरती पर विषमताएं पैदा करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है।
तो अब तक हमने देखा कि धरती के अंदर की ताकतें कैसे पहाड़ और पठार बनाकर सतह को ऊबड़-खाबड़ बना देती हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, यानी बहिर्जनिक बल। इनका काम एकदम उल्टा है। इनका मिशन है सब कुछ समतल कर देना, लेवल कर देना। इनकी ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है सूरज। सूरज की गर्मी से ही वायुमंडल में हलचल होती है, हवा चलती है, बादलों से बारिश होती है और नदियां बहती हैं। और गुरुत्वाकर्षण तो है ही, जो हर ऊंची चीज को नीचे की ओर खींचता है। सर, मैंने एक और शब्द पढ़ा है, अनाच्छादन या डिन्यूडेशन। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही जगह पर यह सवाल पूछा है। डिन्यूडेशन का शाब्दिक अर्थ ही होता है परत हटाना या अनावरण करना। जब बाहर की ताकतें जैसे नदी, हवा, ग्लेशियर चट्टानों की ऊपरी परत को तोड़कर, घिसकर या बहाकर हटा देती हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को एक शब्द में अनाच्छादन कहते हैं। इसमें अपक्षय, अपर्दन सब कुछ शामिल हो जाता है। अनाच्छादन की पूरी कहानी को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है अपक्षय यानी वेदरिंग। इसमें चट्टानें अपनी ही जगह पर टूटती फूटती हैं। फिर आता है स्टेप 2, बृहद संचलन यानी मैस वेस्टिंग। इसमें गुरुत्वाकर्षण उस टूटे हुए मलबे को ढलान से नीचे खींच लाता है। इसके बाद स्टेप 3 में अपर्दन होता है, इरोजन, जिसमें नदी, हवा या ग्लेशियर जैसे एजेंट्स उस मलबे को उठाकर अपने साथ कहीं और ले जाते हैं। और आखिर में स्टेप 4, निक्षेपण, डेपोजिशन। इसमें वो मलबा किसी नीची जगह पर जमा हो जाता है। इस तरह ऊंची जगहें नीची होती जाती हैं और नीची जगहें भरती जाती हैं। चलिए, अब इस कहानी के पहले और सबसे जरूरी स्टेप अपक्षय या वेदरिंग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोचिए, अगर चट्टानें अपनी जगह पर टूटेंगी ही नहीं तो फिर नदी या हवा उन्हें अपने साथ बहाकर कैसे ले जाएगी। इसीलिए ये बाकी सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की नींव है, उनका आधार है। सर, तो फिर अपक्षय और अपर्दन में मुख्य फर्क क्या हुआ? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क यह है कि अपक्षय एक इन सीटू प्रक्रिया है। इन सीटू मतलब अपनी ही जगह पर। इसमें चट्टान जहां है वहीं पे टूटती है, बिखरती है। इसमें टूटे हुए मलबे का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। जबकि अपर्दन में नदी, हवा या ग्लेशियर उस टूटे हुए मलबे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब ये जो अपक्षय है, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है रासायनिक अपक्षय, जिसमें पानी और हवा के केमिकल रिएक्शन से चट्टानें अंदर ही अंदर गल जाती हैं। दूसरा है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसमें चट्टानों पर बाहरी बल लगता है और वो बिना किसी रासायनिक बदलाव के बस टूट जाती हैं। और तीसरा है जैविक अपक्षय, जो पेड़ पौधों, जानवरों और हम इंसानों की वजह से होता है। और मजे की बात यह है कि असलियत में ये तीनों अक्सर एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। रासायनिक अपक्षय को समझने का सबसे अच्छा तरीका है लोहे में जंग लगना। जैसे हवा और नमी मिलकर लोहे को कमजोर कर देते हैं, ठीक वैसे ही पानी और हवा में मौजूद गैसें चट्टानों में मौजूद खनिजों के साथ रिएक्शन करके उन्हें अंदर से कमजोर कर देती हैं, उन्हें गला देती हैं। यह प्रक्रिया उन जगहों पर सबसे ज्यादा तेज होती है जहां गर्मी और नमी दोनों ज्यादा हों। भौतिक अपक्षय में चट्टानों पर सीधी चोट पड़ती है, मतलब फिजिकल फोर्स लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेगिस्तान है। सोचिए, दिन में तेज गर्मी से चट्टानें फैलती हैं और रात में तेज ठंड से सिकुड़ती हैं। इस रोज रोज के फैलने सिकुड़ने के तनाव से वो कमजोर होकर टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। इसमें चट्टान का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता, बस उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और तीसरा है जैविक अपक्षय, जिसमें जिम्मेदार हैं जीव जंतु। पेड़ों की जड़ें तो आपने देखी ही होंगी, कैसे वो चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें चौड़ा कर देती हैं और आखिर में तोड़ देती हैं। चूहे, केंचुए जैसे जीव बिल खोदकर चट्टानों को कमजोर करते हैं, और हम इंसान तो इस काम में माहिर हैं ही। खेती के लिए हल चलाना, सड़कें बनाने के लिए खुदाई करना, ये सब जैविक अपक्षय का ही हिस्सा है। हाँ, ये डायग्राम बहुत दिलचस्प है। ये हमें दिखाता है कि किसी जगह की जलवायु का अपक्षय की गहराई पर कितना सीधा असर पड़ता है। देखिए, जहां औसत तापमान भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा होती है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वहां चट्टानों की टूटी हुई परत, जिसे वेदरिंग मैंटल कहते हैं, बहुत गहरी होती है। और इसके विपरीत जहां ठंड और सूखा है, जैसे रेगिस्तान या टुंड्रा प्रदेश, वहां ये परत बहुत ही पतली होती है। मतलब साफ है, अपक्षय के लिए गर्मी और नमी दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अपक्षय ने चट्टानों को तोड़कर मलबा तो तैयार कर दिया। अब इस मलबे का क्या होगा?
अब आएगा गुरुत्वाकर्षण का रोल। बृहद संचलन या मास मूवमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें यह सारा मलबा सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ढलान से नीचे की ओर खिसकने लगता है। इसकी परिभाषा में एक बात बहुत साफ है, बृहद संचलन में मलबा केवल गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव में नीचे आता है। इसे कोई नदी, ग्लेशियर या हवा बहाकर या उड़ाकर नहीं ले जाती। हाँ, ये हो सकता है कि बारिश का पानी उस मलबे को चिकना कर दे, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करे, जिससे उसका फिसलना आसान हो जाए, लेकिन पानी उसे ढो नहीं रहा है। इसीलिए ये अपरदन से अलग है। सर, वो कौन सी वजहें हैं जिनसे बृहद संचलन की संभावना बढ़ जाती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ढलान के नीचे से सपोर्ट हटा दिया जाए, चाहे नदी के कटाव से या सड़क बनाने के लिए इंसान द्वारा, या फिर ढलान का कोण बहुत ज़्यादा खड़ा हो। ढलान पर ज़्यादा बोझ डाल देने से, जैसे बिल्डिंग बनाने से भी ऐसा हो सकता है। भारी बारिश तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, और सबसे बड़ी वजहों में से एक है पेड़ों और वनस्पतियों की कमी। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी आसानी से खिसक जाएगी। बृहद संचलन का सबसे जाना पहचाना और खतरनाक रूप है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। ये बहुत तेजी से होता है और हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें अपेक्षाकृत सूखा मलबा जैसे चट्टानें और मिट्टी अचानक से नीचे आ गिरते हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में भूस्खलन की खबरें तो हम सब लगभग हर साल सुनते ही हैं। तो हमने ये सब समझ लिया कि कैसे कुछ ताकतें जमीन को बनाती हैं और कुछ उसे मिटाती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये सब जानने की जरूरत क्यों है? ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, सिर्फ अपक्षय का महत्व ही बहुत ज्यादा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसी से मिट्टी बनती है, और मिट्टी के बिना न फसल होगी न जीवन संभव है। दूसरा, यही प्रक्रिया अपरदन और भूस्खलन के लिए मलबा तैयार करती है। तीसरा, किसी जगह पर जंगल कितने घने होंगे ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि अपक्षय से बनी मिट्टी की परत कितनी गहरी है। और आर्थिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसी प्रक्रिया से लोहा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम जैसे कीमती खनिज एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं, जिससे उन्हें खदानों से निकालना आसान और फायदेमंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को एनरिचमेंट कहते हैं। तो आज हमने समझा कि हमारी धरती की सतह असमतल क्यों है और कौन सी अंदरूनी और बाहरी ताकतें इसे लगातार बदल रही हैं। ये प्रक्रियाएं लाखों करोड़ों सालों से अपने प्राकृतिक तरीके से चल रही हैं। तो अंत में मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम इंसान अपनी गतिविधियों से, जैसे अंधाधुंध जंगल काटकर, पहाड़ों में सड़कें बनाकर, खनन करके, इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या हम इन्हें तेज कर रहे हैं या कहीं धीमा कर रहे हैं? और इसका हमारे भविष्य पर, हमारे पर्यावरण पर क्या अंजाम होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।